अस्सलाम वालेकुम। आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के तीसरे मरहले ने सियासी मंजरनामे पर ऐसा वार किया है कि कई मजबूत सियासी कलों की दीवारें हिलकर रह गई हैं और दो साबिक वज़ीर आज़म अपने अपने हलकों में अवामी फैसले के सामने बेबस दिखाई दिए। बाग में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबरा सरदार अतीक अहमद खान की शिकस्त सिर्फ एक इंतखाबी नतीजा नहीं बल्कि एक ऐसी सियासी रिवायत का टूटना है जो कई दहाइयों से कायम थी। वस्ती बाग में भी पीपल्स पार्टी ने वापसी करते हुए साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास और मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिन्हाज को पीछे छोड़ दिया, जबकि हवेली में वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने सख्त मुकाबले के बाद अपनी नशिस्त बचा ली। लेकिन आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों से उठने वाली ये सियासी गूंज अभी थमी नहीं है कि इस्लामाबाद की सियासत में एक और तूफान असर उठा चुका है। राना सनाउल्लाह ने साफ साफ कह दिया कि जुमेरात तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी। पीटीआई अगर 20 लाख अफराद लाने का दावा करती है तो फिर बंदों का बंदोबस्त करे। ये बयान ऐसे वक्त में आ चुका है जब वज़ीर आला सोहेल आफरीदी इमरान खान की सेहत और मुलाकात के मामले पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर चुके हैं। उनका कहना है कि अगर जुमेरात को मुलाकात ना हुई तो एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा और मुल्क के हर बड़े चौक को डी चौक बनाने की कॉल दी जा सकती है। दूसरी तरफ 27 मार्च की लॉन्ग मार्च के हवाले से भी सोहेल आफरीदी का कहना है कि अगर इमरान खान से खानदान, वुकला और डॉक्टर्स की मुलाकात करा दी जाए और उनकी हिदायत सामने आ जाए तो आगे का फैसला भी वही करेंगे। और इसी हंगामा खेज माहौल में पीटीआई के अंदर से आने वाली मुबैना ऑडियो ने नई चिंगारी भड़का दी है। सेनेटर मशाल यूसुफजई और सलमान अकरम राजा से मंसूब ऑडियो में इल्जामात और जवाबी इल्जामात ने पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात को एक बार फिर सबके सामने ला खड़ा किया है। उधर सियासत के शोर से हटकर सड़कों पर भी पहिए रुक गए हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल चौथे रोज में दाखिल हो चुकी है। हुकूमत 80% मुतालिबात मानने की यकीन दहानी करा चुकी है, मगर डेडलॉक अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। और इसी दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेस के 3 साल आज़ादाना थर्ड पार्टी ऑडिट का हुक्म जारी किया है। यानी एक तरफ सड़कों पर एहतजाज का दबाव है तो दूसरी जानिब निज़ाम के अंदर एहतसाब का अमल तेज करने की कोशिशें की जा रही हैं। तो सवाल ये है कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी अपसेट के बाद मुल्की सियासत किस रुख पर जा रही है। नाज़रीन, इमरान खान से मुलाकात का मामला कहाँ जाकर रुकेगा? 27 सितंबर की कॉल हकीकत बनेगी या रास्ता निकल आएगा? पेट्रोल इख्तलाफात क्या रंग दिखाएंगे? गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल कब खत्म होगी? और वज़ीर आज़म का ऑडिट किस किस के लिए खतरे की घंटी साबित होगा? ये सभी सवालात अपने एक्सपर्ट्स की जानिब लेकर बढ़ेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनमें हमारा साथ देंगे शकील करार साहब। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर अली इमरान, सरदार फिजान और सायरा बानो। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें वक्त देने के लिए। शकील करार साहब, प्रोग्राम का आगाज़ सर मैं आपसे करना चाह रही हूँ। सर, अपसेट पे अपसेट जो है वो हमें सर कश्मीर में नज़र आया। सो आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत जो है वो तरक्की का एक नया सफ़र जो है वो शुरू करने जा रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब सर कह रहे हैं, इससे पहले भी वो कह रहे हैं कि जब जब नून लीग का दौरे हुकूमत वहाँ पर रहा है तो बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हुई हैं, बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट्स जो है वो उनके दौरे हुकूमत में होते रहे। सो अब भी एक तरक्की का नया सफ़र जो है वो नून लीग वहाँ पर शुरू करने जा रही है। क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आकाशा। बात यह है कि दावों और हकीकत दोनों चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। दावे तो आप चांद पे प्लाटिंग करके बेचने की इंस्टॉलमेंट पे भी कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में यहाँ एक पुल भी नहीं बना सके। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में कहाँ कहाँ पर क्या क्या तरक्याती काम करवा चुकी है, आवाम के फलाह बहबूद के मनसूबे मुकम्मल करा चुकी है। उनकी अगर चंद की अगर वो फहरिस्त फराम कर दें तो हम भी उनकी तारीफ़ करने में कोई कंजूसी नहीं करेंगे, लेकिन उनके पास सिर्फ दावों के अलावा कुछ भी नहीं है। उनके अहम जो लीडर्स हैं, अहम हुकूमती वज़रा हैं, वो इस इलेक्शन में हार गए और अब वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी एक दिखावे का सियासी दंगल मचा रही है, शोर मचा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, लेकिन होना वही है जो पहले से कहा जाता था कि ये साथ सब कुछ एक सेटअप है, एक प्लान्ड मंसूबा है, प्लान्ड चीज़ें हैं जिसके मुताबिक सब कुछ हो रहा है। जिसको हराना है, जिसको जितवाना है, उसको जितवा के लाया जा रहा है। अब जो वज़ीर आज़म है फैसल मुमताज़ राठौर, उनके मुखालिफ मोहसिन ने बरमरा इस बात के ऊपर ऐलान किया है कि आसफ ज़रदारी मेरे हलके की रिकाउंटिंग करवा लें। अगर वो रिकाउंटिंग में मेरिट पे हार गए तो वो सियासत छोड़ देंगे। इतने बड़े दावे के बावजूद पीपल्स पार्टी खामोश हुई बैठी है, कोई जवाब नहीं दे रही, क्योंकि वो उसका दावा है, इनको जो मुखालिफ है फैसल मुमताज़ राठौर का, कि उसके पास तमाम जो टर्निंग ऑफिसर्स हैं उनके दस्तखत शुदा जो नताइज हैं वो मौजूद हैं और उसके मुताबिक वो 8600 से जीत चुके हैं, जबकि फैसल मुमताज़ राठौर हार चुके हैं। और वो जाली कागजात या जिस तरह हमारे यहाँ फॉर्म 47 था
उनका शायद फॉर्म 25 है, 27 है, उसका वो हवाला दे रहे हैं कि वो उसके ऊपर अपने आप को कामयाब उम्मीदवार करार दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी तरह जो बाग से साबिक़ वफाकी वज़ीर और साबिक़ सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब के, मुश्ताक मिनास, उनको भी बुरी तरह शिकस्त हुई है। तो ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की आपस में जो चीज़ें सेटल हुई थी उसका नतीजा है कि किसको हराना है, किसको जितवाना है। ये एक सियासी चालें होती हैं। आप देख लीजिएगा कि आने वाले वक्त में ये तमाम जो दोनों पार्टियां हैं ये बड़े आराम सुकून से अपोजिशन खेली होंगी और हुकूमत खेली होंगी, काम साहब के हो रहे होंगे, ज़ाती काम हो रहे होंगे। आप मुजफ्फराबाद जाएँ, मीरपुर जाएँ, रावलाकोट जाएँ, मैं भी पिछले कई बरसों से आ जा रहा हूँ, तो मुझे तो वहाँ कोई तरक्याती काम नज़र नहीं आए। अगर फाइलों में है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में है, तो उसका मुझे पता नहीं, या किसी अगर सुरंग में है या दरिया नीलम के नीचे कहीं सुरंग निकाल के वहाँ तरक्याती काम उन्होंने मुकम्मल किए हैं, तो उससे मैं लाइलम हूँ। लेकिन बज़ाहिर और जो रिकॉर्ड है उसमें तो मुझे कोई चीज़ तरक्याती काम नज़र नहीं आए हैं। अगर होते तो अवामी एक्शन कमेटी आज सरापा एहतजाज ना होती, वो इन हुक्मरानों को कामयाब कराती या इनको वोट देती, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्राउंड रियलिटीज़ मुख्तलिफ हैं, इनके दावे झूठे दावे हैं और ये साबित नहीं कर सकते कि उन्होंने कोई काम किया है, क्योंकि काम करना होता मुस्लिम लीग नून ने तो वो फिर वफाकी हुकूमत में यहाँ पे करती, पंजाब में करती। पंजाब का हाल आपने देख लिया कि गुज़श्ता दिनों एक बारिश ने पूरे लाहौर को और लाहौर की जो टॉप की हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके घरों को कई फुट पानी से भर दिया, और तमाम तर जो दावे थे कि नहरें दूध की बह रही हैं, शहद की बह रही हैं, और पेरिस बन चुका है लाहौर, वो तमाम दावे जो है वो झूठ साबित हो गए, मुँह के ऊपर पड़े हैं, और इनके पास अब कहने को कुछ नहीं है माँ सवाए झूठे दावों के और झूठी बातों सर के। आपने कहा है कि आगे चल के यही दो जमातें जो हैं हमें इकट्ठी हुकूमत करती भी नज़र आएंगी, इस हवाले से भी आपने बात किया। लेकिन अगर देखा जाए तो जो तंज है, जो बयानात दिए जा रहे हैं वो इस कदर सख्त है दोनों जमातों की जानिब से, जो उनके वज़रा हैं जो बयानात दे रहे हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा जो हैं, अज़मा बुखारी साहब ने अज़मा बुखारी साहिबा जो हैं, उन्होंने कहा था कि पंजाब की कारकर्दगी पे मेरे मुकाबले में तनकीद करने के लिए भाई पीपल्स पार्टी ने 3 खवातीन को मैदान में उतार दिया, फिर भी उनसे वो नहीं हो पाया। लेकिन शर्मिला फारूकी साहिबा ने फिर कहा कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होता, और हकीकत भी यही है। इससे पहले भी देखें कि वहाँ पे हालात जो थे उस हवाले से भी बातें जो हैं वो की जा चुकी हैं। लेकिन स्टिल वही कहूँगी कि आप भी कह रहे हैं कि आगे चल के हुकूमत ये दोनों पार्टीज करती हमें नजर आएंगी। इस वक्त सरदार फैजान आपकी तरफ आना चाहूँगी मैं, क्या समझते हैं आगे चल के ये जमातें हमें एक पेज पे नजर आएंगी? अभी सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए तमाम तर चीजें जो हैं वो की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया मिस आकाशा, ये आप कश्मीर इलेक्शन के हवाले से बात कर रही हैं ना? अच्छा, तीन मरहलों में कहा गया था कि कश्मीर इलेक्शन होंगे, अब मेरे ख्याल से वो 5 मरहले पे कन्वर्ट हो गए हैं। इन्होंने मतलब एक अच्छा ड्रामा रचाया है। देखें, एक वादी जो है वो गिलगित जो है वो पीपल्स पार्टी को दे दी गई है, नून को जो है वो कश्मीर दे दिया गया है। तो ये मफामत जो है ये इनकी आपस में चल रही है। ये बाकायदा तौर पे मेरे ख्याल से पहले से तय हो चुका था कि गिलगित आप ले लें, कश्मीर हमें दे दें। इनके दरमियान आपस में ये तमाम चीजें जो हैं पहले से तय होने के बाद फिर ये तमाम टोपी ड्रामा हमने देखा एक दूसरे पे किस तरीके से इन्होंने सच्चे इल्जामात जो हैं वो लगाए थे। और अब जैसा कि शकील करार साहब ने भी कहा कि मतलब पंजाब की तरक्की जो है वो उसका एक बारिश ने तमाम पोल जो है वो खोल दिया है। आप झंग को देखें, हाफिजाबाद को देखें, चिनोट को देखें, हसन अब्दाल को देखें, इन तमाम इलाकों का हाल आप देखें। सिर्फ लाहौर ही तरक्की नहीं है, और इन्होंने जितनी भी इन्वेस्टमेंट लाहौर में की है एक बारिश ने सब कुछ सामने ले आया है। पंजाब में करप्शन आप देख लें, मतलब अभी वो जो गंदम स्कैंडल आया था, तकरीबन 39% अफराद, एक सर्वे भी हुआ है कि 39% अफराद जो है वो मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। और ये गंदम स्कैंडल जो है इसको कुछ दबाने की भी कोशिश की जा रही है। कुछ गिरफ्तारियां भी बीच में हुई हैं, और ये सिर्फ एक स्कैंडल नहीं है, पंजाब जो है वो स्कैंडल से भरा हुआ है। तो ये लोग कश्मीर में करने क्या जा रहे हैं? और ऐसे हालात में तो पहले दोनों पार्टियों को बैठ के ये सोचना चाहिए था कि ऐसे हालात में क्या इलेक्शन जो है वो हो सकते हैं जहाँ पे सड़कें बंद हो, जहाँ पे इंटरनेट बंद हो, जहाँ पे आवाम जो है वो वोट डालने के लिए ना आए। 5% जो है वो टर्न आउट जो है वो लोगों को मिल रहा है। तो पहले ही जब पहला मरहला मुकम्मल हुआ था उसके बाद इन दोनों पार्टियों को आगे के मरहले की तरफ जाना ही नहीं चाहिए था।
लेकिन इन्होंने सिर्फ ताकत हासिल करने के लिए जी। ये तमाम चीजें जो हैं वो कर रहे हैं, और ये ताकत जो है इनको मिल जाएगी, कोई इस तरह नहीं है। लेकिन इनको ना आवाम की कोई पड़ी है, ना मिल जाएगी इन्होंने नहीं सर, कोई मिल चुकी है। बेहतरी एक लानी और है। सर, अब एक और नवाज सवाल शरीफ आपके साहब सामने, जो हैं वो सरदार फैजान, एक और सवाल आपके जी। सामने रखना चाहूंगी। कुछ पीटीआई के हवाले से बात कर लेते हैं। हम देख रहे थे कि जो सुहेल आफरीदी साहब हैं, उन्होंने एक बात तो कर दी थी कि अगर जुमेरात को मुलाकात बानी पीटीआई से ना करवाई गई फैमिली की, तो फिर हर चौक को डी चौक बना दिया जाएगा। उन्होंने ऐसा कह दिया। और फिर हुकूमती वजीर जो है राना सनाउल्लाह, उनकी तरफ से एक बयान भी आ गया कि भाई 10-20 हज़ार कम भी हो जाए तो कोई बड़ा मसला नहीं बनेगा, सो आप लेकर आ जाए, कोई मसला नहीं है। बानी पीटीआई से जुमेरात को तो मुलाकात नहीं हो सकती, वो ऐसा कह रहे हैं। सो क्या आपको लगता है कि अवाम आपके पीछे होकर 20 लाख लोग जो है वो आप आसानी से निकाल पाएंगे? आकाशा, ये देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में इस टाइम पे हालात जो हैं वो बिल्कुल मतलब हुकूमत के कंट्रोल से भी बाहर हैं, और जो इदारे हैं उनके कंट्रोल से भी बाहर निकल चुके हैं। जी। इन तमाम हालात में नौजवान जो हैं वो काफ़ी मायूस हो चुके हैं। नौजवानों को अपना मुस्तकबिल नहीं नज़र आ रहा। नौजवानों को सुहेल अफरीदी एक मिसाल के तौर पे नज़र आ रही है, एक मिसाल है कि एक छोटा-सा कारकुन जो है वो वज़ीर आला बन सकता है। तो हर किसी के दिल में ये ख्वाब जो है वो जाग चुके हैं कि अगर हम बाहर निकलते हैं, तो ये वाहिद पार्टी है कि जिसमें हमें चांस मिल सकता है, हम एमपीए, एमएनए हम भी वजीर वज़ीर आला बन बन सकते सकते हैं और हैं, शदीद इवन हालात के में हम वज़ीर प्राइम आला तक मिनिस्टर। बन सकते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, तो ये एक वाहिद पार्टी है। तो नौजवान जो हैं वो इस टाइम पे मोटिवेटेड हैं, और पीटीआई भी कोशिश कर रही है उनको मोटिवेट करने की। ये जो 27 सितंबर की ये जो तारीख दी गई थी, इस पे 3 जो हैं वो राय जो है तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर पाई जाती थी। एक जो है वो अलीमा खान और कारकुन की राय थी कि वो चाहते थे कि जल्द अज़ जल्द जो है वो तारीख दी जाए। दूसरी जो है वो तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान था, जो चाहते थे कि सितंबर के बाद हो। और तीसरा एक खौफ का आलम भी था, क्योंकि 26 नवंबर पे इन पे गोलियां चली थी, तो ये खौफ के आलम भी एक बीच में पीटीआई के अंदर पाया जाता है कि वो चाहते थे कि मतलब ये प्रोटेस्ट हो ही नहीं। अभी जो सुहेल अफरीदी ने ये तारीख दी है, तो सुहेल अफरीदी के पास 2 रास्ते थे। एक तो ये रास्ता था कि उनको कारकुन जो है उठा के बाहर निकाल दें, क्योंकि 9 महीने हो गए और कारकुन जी। की काफ़ी ज़्यादा जो सुहेल अफरीदी की तरफ नज़र थी। दूसरा, अब जब सुहेल अफरीदी ने ये तारीख दे दी और इन तमाम 9 महीनों के दौरान उन्होंने तमाम दरवाजे खटखटा लिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हुकूमती हो, चाहे जी। दीगर रास्ते हों, उन्होंने तमाम रास्ते अपना लिए। जब तमाम नहीं हुए, उन्होंने तारीख दी। अब ये कहा जा रहा है कि उन्हें नाअहल करने की कोशिश जो है वो हो सकती है। अगर वो नाअहल भी हो जाएँ, तो तहरीक-ए-इंसाफ ने तमाम अपना जो पैटर्न है वो बना दिया है कि अगर सुहेल अफरीदी को नाअहल कर दिया जाता है, उसके बाद जो है कौन ऐसा होगा जो कि इस प्रोटेस्ट को लीड करेगा। अगर सुहेल अफरीदी को जब प्रोटेस्ट के दरमियान कुछ हो जाता है, तो उसके बाद जो है कौन प्रोटेस्ट लीड करेगा। तो तहरीक-ए-इंसाफ के पास जो 26 नवंबर से उन्होंने जो कुछ सीखा हुआ है, तो वो भी अब 27 सितंबर पे इम्प्लीमेंट होगा, और साथ ही साथ ये चीज़ें भी होंगी कि सुहेल अफरीदी की जो सियासत है जी। इस टाइम पे, वो 27 सितंबर की ऊपर उनका मुस्तकबिल जो है वो 27 सितंबर पे टिका हुआ है। तो सुहेल अफरीदी तो अपनी भरपूर कोशिश करेंगे, और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जितने भी एमपीएज़ होंगे, एमएनए होंगे, वज़ीर होंगे, और मैं खुद, वो फ्रंट लाइन पे लीड करेंगे, ताकि अगर गोली चलती है तो पहले हम पे चले। अब जितने भी ये दीगर सियासी पार्टियां जो हैं वो बयान दे रही है, अभी हुकूमत के पास 2 रास्ते रह गए हैं कि या तो मफ़ाहमत की तरफ चले जाएं, इनकी मुलाकातें करवा दी जाएं, और खान साहब, क्योंकि एक ही बंदा जो है वो इस टाइम पे इस प्रोटेस्ट को रोक सकता है, वो इमरान खान, वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं। और साथ ही इन्होंने श्योरिटी भी दी है कि जी। जब भी खान साहब से कोई भी मुलाकात करेगा, तो वो आके बाहर सर, प्रेस प्रोटेस्ट कॉन्फ्रेंस नहीं शुरू होगा करेगा। तो बानी तो पीटीआई से इसके मुलाकात बाद भी हो सकती है, और बानी पीटीआई उसको रुकने का आपको कह भी सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट आ चुका है। जी तो नाजरीन, यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अली इमरान साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर, हम देख रहे हैं कि सोहेला अफरीदी साहब की मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी है, पे दर पे इंटरव्यूज़ भी जो हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। उसके साथ साथ बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर इस जुमेरात को, जो कि परसों है, उस पर अगर मुलाकात जो है वो फैमिली की नहीं करवाई जाती तो हर चौक को डी चौक बना दिया जाएगा। और फिर हुकूमती वज़रा जो है उनकी तरफ से भी नित नए बयान जो हैं सर वो आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ले आए आप, इस तरह तो मुलाकात हम बिल्कुल ही नहीं करवाएंगे। वैसे तो फिर सोचा जा सकता है, लेकिन अगर आप इस तरह के बयान देंगे फिर आप देख लें कि फिर क्या करना है। क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आशा, देखिए आकाशा, आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर हम इकट्ठे हुए थे। वकला की एक बड़ी तादाद थी और पार्टी पार्लियामेंटेरियंस, जिसका कल सारे लोग गिला कर रहे थे, आज जब उनको वक्त दिया गया सुबह 10 बजे का, तो मेरे ख्याल एक खासी बड़ी तादाद पार्लियामेंटेरियंस की वहाँ पर पहुंची। वकला भी एक अच्छी खासी तादाद में वहाँ पर पहुंचे। और उसके बाद सलमान अकरम राय साहब ने मीडिया टॉक की, वो आपके नोटिस में होगी। देखिए आकाशा, मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि आखिर हमारे पास कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पर जाकर हमने अपनी दुख तकलीफें और अपनी इल्तिजाएं जो है वो रखनी है। हम कोर्ट्स में जाते हैं, वहाँ हमारी बात नहीं सुनी जाती। हम अर्ली हेयरिंग्स के पिटीशंस लगाते हैं, उनको एंटरटेन नहीं किया जाता। हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पर हमारी जो पिटीशंस है वो टेकअप नहीं होती। तो आखिर हमारे पास क्या रास्ता बाकी बचता है? एहतजाज के अलावा हमारे पास क्या रास्ता है कि जिसको हम अडॉप्ट करें और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से हमारी मुलाकात हो सके? मेरे ख्याल से जो आखिरी रास्ता था वो यही था कि हम सड़कों पर आएं। ऐसी हुकूमतों का, ऐसे पार्टी पोर्टफोलियोज का, या ऐसे पार्लियामेंट की जो सीट्स हैं उनका हमें क्या फ़ायदा कि अगर हम अपने कायद इमरान खान, जिसकी बदौलत आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है, और ये तमाम पार्लियामेंटेरियंस था, वो नेशनल असम्बली के मेंबर्स हैं, सेनेट के मेंबरान हैं या सूबाई असम्बली के मेंबरान, वो उन सारों की जो सीटें हैं वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मरहून मिन्नत है। उन्हीं की वजह से जो है वो आज लोग असम्बलियों में आए और वो आज असम्बलियों में बैठकर ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। तो जुमेरात का दिन है, जो उन्होंने कहा कि अगर जुमेरात वाले दिन हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई तो फिर पूरा पाकिस्तान जो है वो डी चौक बनेगा। मैं ये समझता हूँ कि अगर पूरा पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, अगर पंजाब और जो आपका KPK है यहाँ पर ही अगर अब अफेक्टिव जो है वो एक एहतजाज हो जाए और धरने हो जाएं, तो मैं नहीं समझता कि ये हुकूमत हमारी मुलाकात कराने पर मजबूर है। आपने तो 27 सितंबर की डेट जो है वो बताई हुई है, भाई मुल्क की एहतजाज की तरफ आप लोग जाएंगे। उससे पहले आप सिर्फ जुमेरात को एक मुलाकात ना करवाने की वजह से ये कर रहे हैं, तो क्या अवाम आपके साथ आएगी, बाहर निकलेगी अवाम? आकाशा, आपने देखा कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी है तो अवाम भरपूर अंदाज से बाहर निकली है। हाँ, वो 26 नवंबर हो या इससे पीछे अक्टूबर हो, 5 अगस्त हो, जितने भी एहतजाज हुए हैं तो अवाम बाहर आती है। अभी आपने हालिया देखा 5 अगस्त को। महसूस कर रहे हैं कि इस वक्त में सोहेला अफरीदी साहब को इस तरह का कोई बयान जो है वो देना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी, क्योंकि मुलाकात तो बहुत अरसे से सर नहीं हो रही आपकी? देखिए आकाशा, मैं ये पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि अगर हमारे लिए लीगल फोरम्स जो हैं वो तकरीबन बंद कर दिए गए हैं, हमारी बात नहीं सुनी जा रही, अदालतें हमारी बात नहीं सुनती, हमारी पिटीशंस टेक अप नहीं होती, और हमारी जो मतलब अब हमारे पास क्या फोरम है? सुप्रीम कोर्ट अगर हमारी बात नहीं सुनती, हाई कोर्ट हमारी बात नहीं सुनती, जेल इंतजामिया जेल मैनुअल के मुताबिक जो है वो खान साहब से मुलाकातों की इजाजत नहीं देती, तो फिर एहतजाज के अलावा तो कोई हल नहीं है। सर, आपने सही कहा, लेकिन हो सकता है कि मुश्किल इस वजह से हो जाए क्योंकि अभी अगर आप लोग इकट्ठे ना कर सके तो फिर वही 27 सितंबर पे क्या होगा, या कौन से अवाम जो है बाहर आएंगे। बहुत शुक्रिया सर, इस पे आपका पॉइंट आ चुका है। आज आप हमारे साथ मौजूद हैं काफ़ी अरसे के बाद। सायरत जी, आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये कहते हैं यानी कि सोहेला अफरीदी साहब का एक बयान जो है वो सामने आया है कि इमरान खान साहब बोले तो कुछ भी कर सकते हैं। सो इमरान खान साहब तो कब से बहुत कुछ ये जो पार्टी क़यादत है इनसे कहना चाह रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि पार्टी क़यादत जो है, ये पार्टी में जो लोग इस वक्त मौजूद हैं वो मेरी बात नहीं सुनते, नहीं मान रहे। और उसके साथ साथ फिर ये क्यों नहीं आवाज़ ये इन लोगों तक पहुँच रही कि मेरी बहनों से कहो मेरे लिए आवाज़ उठाएं। अगर यही लोग उठाने वाले होते आवाज़ तो बानी को ये क्यों कहना पड़ता? क्या कहेंगे इस पर? हाँ जी, सही कहा आपने कि अगर कुछ कर गुजरना होता तो 8 फरवरी 2024 बहुत सारा, वो कहते हैं पुलों के नीचे से पानी गुजर चुका। तो अब वो कह रहे हैं कि लोग मेरी बात नहीं सुनते, तो बड़ी हैरानी की बात है। जितना इन्होंने नुकसान पहुंचाना था वो पहुंचा दिया, पहुंचाया एक दूसरे के ऊपर। हाँ जी, गद्दारी के फतवे,
एक को हर किसी को वो कहते ना कि एक रेड सर्कल में लेकर आए हैं कि कोई किसी पे भरोसा करने को तैयार ही नहीं है। तो सेला इसका इसकी उसकी बात, तो इतनी सारी चीजें हुई थी, खुद ही से इन लोगों ने धरने भी कैंसिल किए। फिर बजट का था कि ये बजट पे मतलब जिस तरह कहा था कि खान, फिर उसके बाद मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है ये मीना खान ने कि अब हम ये जो रोजा है वो वहां पर अदयाला के पास खोलेंगे। ये वाला रमजान नहीं, इससे पिछला रमजान। तो ये तमाम चीजें करके और सारा कुछ मुझे तो नहीं समझ आ रही। मतलब मैं इस पर कमेंट भी क्या करूं कि अब इतनी ज्यादा इंतशार फैल चुका है अंदर, पता कि ये यकजा कैसे होंगे और कौन किसकी बात करेगा और किसकी बात मानेगा। तो वो बस ग्रुप्स बने हुए, ग्रुप पहले 3 थे, अब कोई 8-10 हो चुके हैं। तो वही बात है कि नादान दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है। तो सब बेचारे अच्छे होंगे बट नादान है, इनको समझ आई नहीं कि करना क्या है और कैसे करना है। और अब वो कहते हैं कि अरसा दराज गुजर गया, वही रसाई तो कब से कितने महीने गुजर चुके। उसके बाद जो 2 इन्होंने वो कहते हैं कि रतन बनाए थे एक असेंबली में अपोजिशन लीडर, और उन्होंने तो मानने से इनकार कर दिया था कि खान साहब की कोई आंख का मसला है। राजा साहब को तो उनकी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद ही अलग है। केपीके में एहतजाज आज तक जलसे केपीके में, अरे भाई अपनी हुकूमत है, वहां पर जलसा करके किसको दिखा रहे हैं? बिल्कुल। और बार बार मतलब ये कि डी चौक की तरफ क्यों आना? एक जो आपको पता है पहले भी वो हो चुका है 26 नवंबर कि जिसपे वो बयान तो दिए और उसके बाद वो कहते हैं कि इनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया कि कितने लोग शहीद हुए वहां पर और क्या हुआ। बिल्कुल खामोशी। तो भाई आप कोई सारा तो चीज समझ नहीं आती एकदम से। ये सोहेला आफरीदी साहब जो हैं वो जज्बाती होते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। इससे पहले उन्होंने 27 सितंबर के एक बहुत बड़े मतलब मुल्क गिरा एहतजाज की बात की थी, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं निकलना किसने? वो कह रहे हैं भाई आपसे क्या हलीम आदिल शेख निकालेंगे? सायरा जी वो तो एक अलग साइड पे, वो एक अलग साइड पे रखते हैं। अभी वो कह रहे हैं जुमेरात को अगर बानी पीटीआई से मुलाकात फैमिली की ना करवाई गई तो हर चौक को डी चौक बना दिया जाएगा। फिर जज्बाती हो गए। तो उन्हें जरा होश से काम ले। ये नहीं है आप वो पहले भी वो जिस तरीके से गंडापुर इतनी बड़ी बढ़ के मारते मारते चले गए, कुछ एक कहते हैं कि बस सिर्फ इनसे बातें करवा लें, इनसे बातें करवा लीजिए। अगर कोई इसमें से कोई अक्लमंद अगर बैठ के बात करने की कोशिश भी करता है तो वो कहते हैं ना कि फिर वो बोलने वाले ऐसे आ जाते। बस अब मैं क्या कहूँ, मेरा दिल दुखता है कि वो एक शख्स इस कौम के लिए उस मैं कहती हूँ काल कोठरी में उस कैद तन्हाई में कैद है, और ये जो बाहर बैठे हुए इनके आपसी के झगड़े नहीं खत्म हो रहे। इनको पता ही नहीं है कि तहरीक शुरू कैसे करनी और कैसे नहीं करनी। 4 दिन के लिए हाइप क्रिएट करने के लिए एक बयान दे देता है, फिर कोई दूसरा बयान दे देता है, फिर कोई तीसरा बयान दे देता है। वक्त गुजारे जा रहे हैं कि या तो 5 साल इस हुकूमत के पूरे हों या तो फिर वो खुद ही फैसला कर लें। फैसला करने वाले के करना क्या है, इनको कुछ ना करना पड़े, इनको पक्की पकाई मिल जाए। सारा जी पार्टी के अंदर ही कुछ लोग मौजूद हैं। और साथ अलीमा खान की अगर बात कर ली जाए, वो भी कह रहे हैं कि 2 महीने के बाद का टाइम जो है वो क्यों सोहेल आफरीदी साहब की जानिब से दिया गया है। यानी फिर ये बात भी इनकी तरफ से सामने आई कि भाई मानसून है, मौसम बहुत ही ज्यादा खराब है, सो इनको जो वो जेल में बैठा हुआ इंसान है उसको मौसम की शिद्दत का बाप अगर जेल में हो, अपना खून का रिश्ता हो, तो आप क्या ये सारी चीजें देखेंगे? पहले कहा था रमजान है, वो आजादी कंटेनर इन्होंने तैयार किया था। फिर रमजान के बाद क्या ईद की ईद मिलन पार्टीज आ गई थी। फिर इन्होंने कहा कि शवाल आ गया। फिर उसके बाद इन्होंने कहा जी ईद का वो है, अब जी ये सावन आ गया, फिर भादो होगा, फिर उसके बाद मौसम खराब हो जाएगा, फिर बारिश वो बर्फबारी शुरू हो जाएगी। ये क्या पागल है कि ये लोग? ये किसको बेवकूफ समझते हैं? बाकी जो हुकूमत में बैठे अरकान तो समझते हैं। बस वही बात है कि ऐसे लोग हैं कि वो मेरे ख्याल में एजेंडा यही है कि आवाम का दिल ही बुरा करवा दिया जाए। कि अब आवाम सिर्फ वो मैं कहती हूँ कि अपनी दुआओं में खान साहब के लिए दुआ करती हैं, जाए नमाजों पे बैठ के दुआ करते हैं, लेकिन इन पे किसी को भरोसा नहीं रहा। इन पे किसी को भरोसा नहीं रहा। ये खान की रिहाई करवाएंगे या रसाई करवाएंगे, या आलिया हमजा मलिक, यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, उमर चीमा, एजाज चौधरी साहब,
वो रशीद साहब, अब्दुल रशीद साहब, ये उन तक को तो रिहा करवा ना सके कि उनसे ही कोई मुलाकात हो या उनके ही केसेस लगवा दे। बस सुनते जाएं। बस सुन ही रहे हैं सायरा जी, वो कह रहे इमरान खान साहब बोलेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। चलें सायरा जी जरा कश्मीर की तरफ आ खान जाते साहब हैं। आके बोलेंगे, इनसे पूछे खान साहब आके बोलेंगे या खान साहब इसको ख्वाब में आके बोलेंगे। खान साहब के जो पैगामात पहले आते थे, या आपको नहीं पता कि आपका एक लीडर होता है? मुझे तो पता है कि मेरे लीडर की क्या लाइन है, क्या नहीं लाइन, मैं उनसे मिलूं या ना मिलूं। कि बाज दफा कभी बयानात देने होते हैं, मुझे पता होता है कि पीर साहब, ये हमारे पीर सदरुद्दीन शाह राष्ट्री, उनके ज़हन में, दिल में क्या होगा। ये तो आपको अपने लीडर के साथ रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या सोचते हैं और उनका क्या। इनको वो आके बताएं कि हाँ बेटा ये कर लेना और वो कर लेना। सही कहा। अच्छा सायरा जी, थोड़ा सा कश्मीर की तरफ आ जाते हैं। पीएमएलएन तरक्की का एक नया दौर जो है वो शुरू करने जा रही है सायरा जी, और वहाँ के जो अवाम है उन्होंने एतबार किया है पीएमएलएन पे, क्या कहेंगे इस पे? जी, जैसे बाकी इनकी 17 सीटें और जो फालतू इनको मिल गई, वैसे एतबार किया है। ये आपके प्रोग्राम में 12 कह चुकी हूँ, गुस्सा ये आता है कि ये हमें बेवकूफ समझते हैं। कौन सा तरक्की का सफर? लोगों के पास खाने के जो पहले 2 वक्त की रोटी वो 1 वक्त की रह गई है। डाके डाल रहे हैं ये पेट्रोल की सूरत में, गैस की सूरत में। हुकूमत चल नहीं रही। इन्हीं के हुकूमत का वजीर दाखिला आके बताते हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है और सिस्टम ये होना है वो होना है, और उसके बाद ये तरक्की के दावे करते हैं। क्या तरक्की के दावे करते हैं? इनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है कि ये 4 सड़कों को और ये करके आप मुझे बताएं, डॉल्फिन फोर्स बंद, वो तनख्वाह देने के इनके पास पैसे नहीं है, स्कूल प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं। कौन सी तरक्की? तो इतनी दफा अब्बा वजीर आजम थे, उस वक्त तरक्की का सफर क्यों रुका हुआ था? उस वक्त क्या इनके किसी ने हाथ रोके थे? या अभी वही मैं कह रही हूँ कि बस खेल खेल रहे हैं कि ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो। तरक्की का सफर, तरक्की का सफर है तो बता देना वहाँ पर हालात क्या है। मीडिया को आजाद छोड़ दे, यहाँ पर तो कोई बात करे तो उसके बाद ये कि वो प्रोग्राम ही कट हो जाता है और सारी चीजें। तरक्की का सफर, अपनी इनकी तरक्की होगी तो होगी, वरना तो नहीं। सायरा जी देखिए ना, टर्न आउट भी कल भी हमने देखा, कल तीसरा मरहला था, सो टर्न आउट भी 50% रहा है और अच्छा टर्न आउट रहा है। मतलब आवाम कहीं ना कहीं एतबार तो कर रही है। इससे पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी वहाँ पे, और पीपल्स पार्टी फिर भी धांधली के इल्जाम जो है वो लगा रही है पीएमएलएन पे। देखिए, दोनों एक दूसरे पे इल्जामात लगा रहे हैं और हम वो कहते हैं कि ऐसे हैरत से खड़े हैं कि एक कह रहे हैं कि वो उनका मैंडेट जाली है, दूसरे कह रहे हैं कि ये करप्ट टोला है। और मजे की बात है, ये दोनों मिलके वफाक में हुकूमत कर रहे हैं, बजट पास कर रहे हैं, आपके और मेरे ऊपर बिजली गिरा रहे हैं। बिल्कुल। ये तो मैं 12 कहती हूँ कि जो लाने वाले हैं इनको और जिन्होंने इनको बिठाया हुआ है, सोचना उनको चाहिए कि हमने आपका क्या बिगाड़ा था। चले आपको सियासी जमातों से मसला होगा, इस 25 करोड़ अवाम ने इनका क्या बिगाड़ा था कि ऐसे करप्ट, चोर, डाकू, लुटेरे, निकम्मे, नाअहल लोग लाके मुसल्लत कर दिए। और वो कहते हैं ना कि इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। जी सही कहा सायरा जी। चलिए सायरा जी, तीसरे टॉपिक की तरफ आते हैं। हम देख रहे हैं कि मुल्क के हालात जो हैं इस वक्त हमारे सामने हैं। यौमिया बेसिस पे जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं वो उसमें रद्दोबदल हमारे सामने आता है। फिर एक आम आदमी का बहुत ही बुरा हाल हो गया है और हुकूमत से मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हुए हैं। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल जो है वो चौथे रोज़ भी जारी है। वो कह रहे हैं कि कोई हुकूमत से हमारे मुज़ाकरात जो है वो नहीं हो पा रहे। इस पर कुछ कहना चाहेंगी आप? क्या मुज़ाकरात, क्या करना है उन्होंने पेट्रोल के लिए? तो हुकूमत तो वो कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम तो ये डीलर्स जो पेट्रोलियम के हैं वही आएंगे। तो हुकूमत क्या करे? हुकूमत उनसे पैसे पकड़ चुकी है, अपने कट ले चुकी है। बाकी आवाम को या बाकी जो ट्रांसपोर्टर या वो एक ट्रांसपोर्टर नहीं है, चले वो तो उनके पास गाड़ी पहिया जाम हड़ताल कर सकते हैं। यहाँ पर आवाम है, वो बेचारी क्या करें आप मुझे बताएं। बिल्कुल। वो तो कह रहे हैं कि वो जो डेली वेजेस पे कमाने वाला है वो तो उस एक वक्त की रोटी जो अपने घर वालों को जाकर देता है वो उसको खत्म करके आके एहतजाज आके रोड पर भी नहीं खड़ा हो सकता कि पता है कि पीछे घर में 7 बंदे भूखे मर जाएंगे। बिल्कुल सही। तो ये हुकूमत वो मौसे नकवी बता तो चुके हैं मगर फिर इन्होंने जवाब ना देने का फैसला किया। यही बात आप या हम करते सारा तो जी, सारे वो आ जाते ने कह तो दिया, लेकिन वो ये भी तो कह रहे हैं ना कि यही हुकूमत 5 साल जो है वो पूरे करेगी। हुकूमत कैसे पूरे करेगी? क्या मतलब? या मुल्क को क्या इन्होंने डिफॉल्ट कहते हैं कि
मतलब क्या करना है कि अवाम इज्तिमाई खुदकुशी करे कि जत्थे के जत्थे जाके ट्रेन के आगे ले, यही सूरतें देखनी पड़ेंगी। कि चारों तरफ अंधेरा और बंद गली नजर आ रही है कि वो जो करने वाले हैं वो बंदूक के जोर के ऊपर कि आप निकले, आपकी जुबान बंद करवाते हैं, आपका मुंह बंद करवाते हैं, कहाँ कहाँ से, बस क्या मैं बोलूं। सही ये कहा। तमाम चीजें करके तो बस कहते रहे, बेशर्म तो हम लोग हैं कि बस ठीक है मरना वैसे भी है, अपना हक लेते हुए मर जाए तो ज्यादा बेहतर है। मगर पता नहीं क्या हम लोगों के डीएनए में ये चीज नहीं जी है सायरा जी, कि आपने वो जो एक बुनियाद बंद गली का आपने जिक्र किया है, तो बंद गली हमें दिखा दी गई है कि आप सभी जो है इस वक्त एक बंद गली में मौजूद हैं, और कुछ भी लेकिन फिर भी 5 साल तक तुम लोगों को इसी गली में रहना है, इस गली से तुम लोग बाहर नहीं आ सकते। अरे कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, मन इंसान को पल का नहीं पता। 5 साल ऐसे कह रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। सायरा जी, आप 5 साल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 25-25 साल के प्लान जो है वो इस गवर्नमेंट की तरफ से सेट कर लिए गए हैं। बहुत शुक्रिया सायरा जी। 100 बरस का पल की खबर नहीं, कोई पता थोड़ी है कि जो मर्जी सोचते रहे। बड़े बड़े लोग आए और बड़े बड़े कहते रहे कि हम ये, और फिर आप आज मुझे बताएं कि वो कहाँ हैं। उनको तो कोई याद करने वाला भी नहीं है, किसी को कब्रें भी नहीं याद होंगी कि कहाँ पर है कब्रें। मगर ये कि सवाल का जवाब देना पड़ेगा। वो फिर वो कहते ना कि वो जो होगा देखा जाएगा। बेटा फिर जब उधर रोज़े महशर पूछा जाएगा ना, फिर वो देखा भी नहीं जाएगा। सही तो बस अब हमारे पास तो यही है कि खुदा से दुआ ही कर सकते हैं अपने और अवाम के हक में। बाकी चले, बहुत शुक्रिया सायरा जी, आपका इस पे पॉइंट आ चुका है। और हम यानी कि जो अवाम वो कहते हैं कि भाई हमारा गुजारा नहीं हो रहा, लेकिन PMLN हमेशा वक्तन फ़वक्तन जो है नित नए बयान दे के हमें बताती रहती है कि भाई आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, यहाँ पे रहना बहुत ही ज़्यादा आसान है। 8,500 में पूरे महीने में आसानी से आपका गुजारा जो है वो हो सकता है। आप बड़े अच्छे से अपना जो किचन है उसको भी मैनेज कर सकते हैं। इस पर बात होगी यहाँ पर, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले भी बात हो रही थी कि ये हुकूमत हमें बताती है कि भाई इतनी आसानी से आप गुजर बसर कर सकते हैं, फिर आप लोग इतने बयानात क्यों देते हैं। मतलब आपकी तरफ से, आवाम की तरफ से इतना वो ये है कि ऐसी वीडियोस आजकल क्यों आ रही हैं कि आवाम जो है परेशान है। सो आवाम को परेशान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। शकील करार साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर, लिया में 8,500 एक बड़ी रकम जो है वो समझी जाती है, इसे आसानी से घर को चलाया जा सकता है। आप सुनिएगा कि ये कह कौन रहा है। ये कह रही है PMLN की MPA सोमिया अता साहिबा, और वो ये भी कह रही हैं कि मेरी एक रिश्तेदार है जो कि 8,500 से अपना पूरा महीना निकाल लेते हैं। मतलब ये चीज़ें नॉर्मल हैं, सो आवाम इतने परेशान क्यों, मुझे ये नहीं समझ आ रही। देखिए, पता नहीं उन्होंने किस सेंस में बात कही है कि 8,000 में 500 में वो इतना गुजारा कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल है कि शहर की ज़िंदगी और गांव की ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और शहरों में कच्चे घरों में लोग रहते भी हैं, बगैर बिजली के रहते हैं। कच्चे घरों वालों का गुजारा हो जाता है 8,500 में। मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि वो गुजारा तो कच्चे घर वालों का भी नहीं होता है। एक फुटपाथ पे बैठा हुआ शख्स, जिसे हम होमलेस कहते हैं, बेघर कहते हैं, वो भी 8,000 महाना पे गुजारा नहीं कर सकता है। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं या बांग्लादेश की या इंडिया के किसी रियासत की बात कर रही हैं वो, या यूरोप के किसी मुल्क की बात कर रही हैं। तो ये देखिए, ये बात वही है कि मुशर्रफ ने कहा था कि आप रोटी ना खाएं, ब्रेड खा लें, बंद खा लें। ये बातें हमेशा वो सियासतदान करते हैं जो अंदर से जालिम होते हैं, अंदर से सफाक होते हैं, अंदर से उनके अंदर आवाम के लिए कोई एहसास, कोई दुख, कोई तकलीफ़ नहीं होती है। इसीलिए वो सख्त बातें कर जाते हैं क्योंकि आवाम उनके लिए बज़ाहिर एक कीड़े मकोड़े हैं और सिर्फ वोट देने के नाम पर उनके लिए एक पर्ची है। जब पर्ची मिल जाए, वोट मिल जाए, उसके बाद ये आवाम ख़त्म, और फिर उसके बाद इनकी याशियाँ शुरू। और ये देखिए ना, सियासतदान हमारे यहाँ तो कारोबार बन चुका है कि पहले आप इक़्तिदार हासिल करने के लिए 5 साल 10 साल आप पार्टी की खिदमत करें, करोड़ों रुपए लगाएं, सियासत करें, लोगों को खाने खिलाएं, घुमाएं फिराएं, और उसके बाद जब इलेक्शन जीत कर आप इक़्तिदार में आए तो आपने पिछले 5-10 साल के सारे अखराजात बमाए सूद के और अगले 5 साल के लिए आपने वो पैसे इकट्ठे करने हैं। तो ये तो अब हो चुकी है, आप मिलियंस बिलियंस में बात हो चुकी है।
तो वो अखराजात कहाँ से पूरे होते हैं? यहीं से पूरे होते हैं। देखिए ना, अगर हम बात करें कि सिर्फ जो तरक्याती फंड्स मिलते हैं सालाना एक MNA को, एक MPA को या सेनेटर को, वो तो एक मखसूस है रकम है, उसमें तो आपने प्रोजेक्ट देने हैं, कैश तो आपको मिलता नहीं है। अगर आपको कहीं मिलता है तो कहीं से कमीशन मिल जाएगा, लेकिन असल रकम कहाँ से आती है? असल रकम तो मेरे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से आती है, मुख्तलिफ चीज़ों की अप्रूवल से आती है, वो अपनी फैक्ट्री लगाने से आती है, बैंकों से कर्जे लेने से पैसे आता है, और वो कर्जे बाद में माफ़ भी हो जाते हैं। अभी देख रहे हैं हालिया स्टेट बैंक ने जो कुछ लोग हैं पाकिस्तान के, उनके कर्ज़ों की जिन्होंने माफ़ कराए हैं, उनकी फहरिस्त पब्लिक क्यों नहीं करती? क्यों नहीं कर रहा स्टेट बैंक? करे ना, बताए आवाम को कि आज तक कितने पाकिस्तान के सियासतदानों ने, ब्यूरोक्रेसी ने या इवन सहाफ़ियों ने कर्जे लिए और वापस नहीं किए, माफ़ करवा लिए। उनकी फहरिस्त जारी करें, अपडेटेड फहरिस्त जारी करें, आवाम को पता हो कि कौन कितने पैसे खा गया है। तो हमारे मुल्क में तो सियासतदान एक वो शफाक निज़ाम का हामिल है कि जिसने सिर्फ आवाम को भूख नंग के अलावा कुछ नहीं दिया है। गाँव की हालत अगर आप देखें, लिया की बात करते हैं, लिया वाकई वहाँ पर गुर्बत जो है वो इंतहा से ज़्यादा गुर्बत है। एक रेगिस्तानी इलाका है जहाँ पर लोग इंतहाई कसरपुरसी की हालत में रहने पर मजबूर होते हैं। शहरों में इवन हमारे हाथ देख लें, हमारे इस्लामाबाद के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, इन इलाकों में जाकर लोगों का, आम लोगों का रहन सहन देख लें। एक सिक्योरिटी गार्ड जिसको आज भी 12 से 15 हज़ार रुपये माहाना मुश्किल से मिलते हैं, अगर उसके 2 बच्चे हैं तो आप मुझे बताएं, एक कमरे में अगर वो रह रहा है तो एक कमरे का उसने किराया भी देना है, रोज़ आना जाना किराया भी लगाना है, खाना भी खाना है, और बीमार हो जाए तो दवाई भी लेके आनी है, डॉक्टर के पास भी जाना है। अगर बच्चे बड़े हो गए तो स्कूलिंग भी करानी है। आप मुझे बताएं कैसे पूरा होगा? हुकूमत देखिए ना, हुकूमत अपने लगाए हुए जो मिनिमम वेजेस हैं 40,000 रुपये, वो इम्प्लीमेंट करा रही है? क्या वो तमाम वेजेस जो हैं वो हुकूमती अदारों में उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है? क्या PTV, APP और रेडियो पाकिस्तान और दीगर जो हुकूमत के कॉरपोरेशन से अदारे हैं, उनमें क्या ये मिनिमम वेजेस का इम्प्लीमेंटेशन हो रही है? नहीं हो रही है। तो हुकूमत को तो फिक्र ही नहीं है ना। हुकूमत ने सिर्फ ऐलान करने, दावे करने हैं और उसके बाद खामोश होकर बैठ जाना है। फिर कहते हैं आवाम को तकलीफ क्या है? और इसमें इस हद तक सदाकत है कि आवाम बेहिस्स है, उसको फिक्र नहीं है। तो इसलिए इनको, हुक्मरानों को भी फिक्र नहीं है कि कौन क्या चीखे मार रहा है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप जितना मर्जी इनको तनकीद करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जब इनको कोई बात बुरी लग जाए किसी की, फिर PK एक्ट लगेगा, NCCI से नोटिस आएगा, पर्चा होगा, गिरफ्तारी होगी, वावेला होगा, और फिर उसके ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम लगा दिया जाए कि दहशतगर्द है। आजकल तो थोक के साथ से दहशतगर्दी का इल्जाम लग रहे हैं। चलें, अली इमरान साहब, जब आवाम चीख के बताती है भाई हमें ये मसला है, जब पूछा जाता है फिर आवाम बताती है हमें ये मसला है, फिर कहा जाता है ये भी कोई मसला है? ये तो छोटे छोटे से मसलियाँ हैं जिनको आप बहुत बड़े बड़े मसाइल बता रहे हैं। तो इतने बड़े मसाइल नहीं हैं आप लोगों के मसले तो ऐसे करके हल हो जाएंगे। सो सर, वो हल होने वाले मसाइल नहीं हैं। हम देख रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत से मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हो गए हैं। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल जो है वो चौथे रोज भी जारी है, और ऐसे में सर खदशा जो है वो ये जाहिर किया जा रहा है कि इससे मुल्क में महंगाई मजीद बढ़ेगी, अशया खुरनोश की जो कीमतें हैं मजीद बढ़ेंगी, और फिर भी जो बुरा हाल होगा वो फिर भी सर वो एक आम आदमी का ही है, आवाम का ही है। क्या कहेंगे? आकाशा, देखिए, आपने महंगाई बढ़ने की बात की और आपने कहा कि एक आम आदमी का मसला है। तो जो लोग साहिब इक़्तिदार हैं, जो इक़्तिदार पर मुसल्लत हैं, क्या ये इनका मसला है? महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत, दहशतगर्दी, तलीम, ये अदारे बंद, 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर, 1 करोड़ बच्चा जो चाइल्ड लेबर कर रहा है, मुल्क बेरोजगार नहीं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं, 100 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियां इस मुल्क से चली गई, और आज बाकी जो कंपनीज हैं वो तैयार बैठी हैं। $100 अरब इस मुल्क से पिछले 4 साल में फ्लाई कर गया, और तकरीबन 5वां बजट पेश करने के बाद भी आज मुल्क की जो हालत है वो आपके सामने है। तो ये मसले मसाइल जो हैं ये आपके और मेरे और शकील करार साहब के हैं, ये मसले इन हुकूमत के नहीं है। देखिए, मैं बार बार जब ये बात कहता हूँ तो मैं एक जो मुक्तदरा है इस मुल्क की, मैं बार बार उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि आखिर इस मुल्क को आप किस पॉइंट पर लेकर जा रहे हैं? क्या ये मुल्क जो है वो इंसानों के रह जाने के लिए भी बाकी बचेगा कि नहीं? अभी आप देखेंगे इस मुल्क से अली इमरान साहब, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। जी सर, हम उधर पहुंच चुके हैं। शकील करार साहब देखें, शकील करार देखें, हमने पिछले 4.5 सालों में पाकिस्तान से 38 लाख लोगों को बाहर जाते देखा, और आज भी लोग तकरीबन 7-7.5 लाख जो लोग हैं वो इस वक्त जो अपने कोई सऊदी अरब या कोई UAE या ममालिक में जाने के लिए वीज़ा प्रोसेस कर रहे हैं। जो मैं कल रिपोर्ट एक पढ़ रहा था कि 7 से 7.5 लाख लोग जो हैं वो अपने लिए वीज़ा का असूल के लिए एप्लीकेशन डाल चुके हैं। कोई वर्क परमिट के असूल के लिए भाग रहा है, और कितने हजार
यहाँ से कितने ज़्यादा इन्होंने रोजाना रोकते हैं एयरपोर्ट पे मुख्तलिफ बहाने करके। सर उसका तरीकाकार इन्होंने बड़ा डिफरेंट कर दिया ना, उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब हुआ ये है कि अब हर फ्लाइट पे जाने के लिए आपको सबसे पहले चीजों को मैनेज करना होगा। अगर आपके पास वैलिड वीजा है, वर्क परमिट है, आपकी टिकट भी ठीक है, लेकिन आपको ऑफलोड कर देते हैं ये बहानों से, आपकी टिकट भी जाया हो जाती है। और फिर नेक्स्ट अगला जो इन्होंने एक नई स्कीम शुरू किया कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर एक प्रोटेक्टर देती है, जो भी बंदा बाहर जाना चाहता है उसको, उसने वो प्रोटेक्टर जाके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से लेना है। मुझे कुछ लोग बता रहे थे कि पिछले कई दिनों से वो चक्कर लगा रहे हैं, उनका वीजा भी लगा हुआ है, टिकट भी कंफर्म है और दिन आने वाले हैं फ्लाइट के, लेकिन प्रोटेक्टर के लिए जब वो जाते तो वो कहते हैं जी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का जो सेक्शन है, जो बिल्कुल एक मारूफ होटल के बिल्कुल साथ है इस्लामाबाद में शराय दस्तूर पर, तो वो कहते हैं जी कि दफ्तर बंद है और हम अभी ये प्रोटेक्टर नहीं दे रहे। तो आप ये सोचें कि यहाँ से जो लोग बाहर जा रहे हैं सिर्फ अपने बच्चों के रिस्क के असूल के लिए, अब तो उनको भी बाहर जाने से मना कर दिया गया। बाकी हैविंग सेड दैट, ये सारी चीजें भी अगर आप देख भी लें, मैं ये समझता हूँ आकाशा कि ये अब इस मुल्क को चलाना, हम देखें बार बार जो मुक्तदरा हैं उनसे ये गुजारिश करते हैं, उनको ये कहते हैं कि आखिर अवाम का आप सोचें, क्यों आप इन लोगों को लाकर इक़्तिदार में बिठाए हैं कि जिनके हाथ करप्शन में डूबे हुए हैं, जिनके चेहरे लिथड़े हुए हैं, जिनका आप देखिए, आप 1.2 बिलियन के लिए अब IMF का एक वफ्द आएगा और आपने उनसे लेना है। आकाशा 1.2 बिलियन जो है वो तकरीबन 350 अरब रुपया पाकिस्तानी बनता है। और पिछले 4 सालों में जो प्राइवेट बिजली घर हैं, जिनके मालकान नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और इनके क्रोनीज हैं, इनके बच्चे से और मुल्क के वो चंद लोग हैं जो इनके लेफ्ट एंड राइट पे बैठे हैं, उनको आपने 7,200 अरब रुपया दे दिया। यानी आप बैरून मुल्क से कर्जे लेते हैं और वो कर्जे जाते किधर है? वो सर्कुलर जो डेट है, जो बिजली भी एक यूनिट 4.5 सालों में इन्होंने पैदा नहीं किया और उन्होंने 7,500 अरब रुपया पाकिस्तानी अवाम से ले लिया। तो ये समझे कि जो बाहर से आप कर्जे लेते हैं वो आप इनके प्राइवेट बिजली घरों, इनकी मुर्गी बनाने वाली फीड जो कंपनियां, उनको, और फिर अभी इन्होंने कहा जी कि अभी एक नया भी स्कैंडल अभी आप देखेंगे आएगा कि इनके जो गोदाम है उनके अंदर जो शुगर है उसके बहुत बड़े बड़े पाइल्स बन चुके हैं, स्टॉक पाइल्स हैं कि अब उन्होंने ये बाहर एक्सपोर्ट करनी है। और वो हुकूमत से कह रहे हैं क्योंकि ये जो बिजली चीनी हमने बाहर एक्सपोर्ट करनी है, लिहाजा हुकूमत हमें इसमें मजीद पैसे डाल के सब्सिडी दे, क्योंकि जिस रेट पर हम इसको बाहर भेजेंगे उसमें हमें घाटा पड़ रहा है, लिहाजा हमें अकोमोडेट किया जाए। तो आप अंदाजा लगाएं कि इस मुल्क में शुगर माफिया हो, टेक्सटाइल माफिया हो, बिजली बनाने वाले प्राइवेट बिजली घर हो, या मतलब कोई भी शोबा है जिस पर ये लोग अभी तो मुकम्मल तौर पर इनका कब्जा है। आम आदमी तो ये सोच भी नहीं सकता, मैं आप या शकील करार कि हम इस तरह की कोई शुगर मिल लगा सकें या हमको टेक्सटाइल मिल लगा सकें। अब आकाशा मेरे, आप यकीन कीजिएगा कि अब तो शायद मेरा भी जो एक था ना कि शायद ये चीजें ठीक हो जाएं, शायद जो मुक्तदरा हैं वो इसके बारे में सोच लें कि यार पाकिस्तान की जो आवाम है वो किस जगह पर खड़ी होगी। लेकिन मुझे अब ये होता हुआ नजर नहीं आता। खुदा जाने अब हमने कहाँ जाना है, अब ये जहाँ से छोड़ के हमें कहीं और जाना पड़ेगा, या मुल्क में कोई इनकलाब आएगा या कोई ऐसी पॉलिसी आएगी ये सिस्टम ठीक होगा। अगर इस सिस्टम को ठीक भी किया जाए तो अब ये ऐसी सिस्टम नहीं है कि ये ओवरनाइट ठीक हो जाएगा, ऑटो बटन दबाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। अब इसको ठीक करने के लिए भी बड़े लंबे चौड़े हमें जतन करने पड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें इन करप्ट लोगों से जान छुड़ानी पड़ेगी। और मैं बार बार ये चीजें डिस्कस करता हूँ, टीवी चैनल्स पे जाता हूँ कि हमारी स्टैब्लिशमेंट आज जिन मुश्किलात के अंदर गिरफ्तार है, आज जिन मसलों में ये फंसी है, ये किन लोगों की पॉलिसीज की वजह से है। पिछले 50 साल से ये दोनों पार्टियां इक़्तिदार के अंदर। आज बलूचिस्तान में हमारे जो बच्चे हैं अफवाज पाकिस्तान के वो शहीद हो रहे हैं, उनको दहशतगर्द मार रहे हैं। आज KPK के अंदर जो दहशतगर्द अफगानिस्तान से आ रहे हैं वो हमारे बच्चों को मार रहे हैं और वहाँ पाक फौज के हमारे जो बच्चे हैं वो शहीद हो रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। और आज कश्मीर के अंदर अवाम के सामने अगर कोई हमारे अफवाज पाकिस्तान को लेकर आया तो कौन लेकर आया? आकाशा इसका जिम्मेदार ये पॉलिटिकल पार्टीज है। अगर इनकी प्रायोरिटीज अवाम होती, तालीम होती, सेहत होती, बेरोजगार होता, तो क्या आप समझती है कि आज ये बच्चे जो हमारे स्कूलों में होने चाहिए थे, जो बच्चे आज बरसरे रोजगार होने चाहिए थे, जो किसी फैक्ट्री में काम करे, जो IT के एक्सपर्ट्स होने चाहिए थे, आज उनके हाथों में बंदूक और डंडा किसने उठाया? इन लोगों की वजह से आया, क्योंकि इन्होंने अपने मुल्क को कोई पॉलिसी नहीं दी। देखिए जो सियासत होती क्या है, देखिए बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच अली इमरान साहब। आपका पॉइंट इस पर आ चुका है। इस वक्त सदा फिजान आपकी तरफ आना चाहूंगी।
बेज़ाब्तगी नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर-ए-आज़म का कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेस के 3 साला ऑडिट का हुक्म जो है वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से सामने आया है। सो इस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने वाज़ेह भी किया है कि कस्टम्स बाउंडेड जो वेयर हाउसेस में किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगी नाकाबिले बर्दाश्त है और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस महकमे के एहलकारों को खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई जो है वो भी की जाएगी। क्या कहेंगे इस पर सरदार फैज़ान? तो मैं समझा प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, मेरा ज़हन बहुत शुक्रिया मिस्टर काशा। पहले तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी पाकिस्तान के महकमे हैं उनमें कोई एक महकमा ऐसा आप बता दें जिसमें बाज़ाब्तियाँ ना हो रही हों, जिसमें करप्शन ना हो रही हो, जिसमें ऐसे कोई इकदामात उठाए जा रहे हों जो कि आवाम की फलाह व बहबूद के हों। हर इदारे में हर कोई बैठा हुआ है और वो सिर्फ अपनी जेबें भर रहा है और उस इदारे के जो सरबराहान लग रहे हैं वो इन्हीं की मर्जी से लग रहे हैं। तो इनको पहले तो अपनी चादर में देखना चाहिए, अपने गिरबान में देखना चाहिए कि हम किसको लगा रहे हैं और जो बंदा भी लग रहा है क्या वो मेरिट पे लग रहा है या नहीं सिर्फ सिफारिश पे लग रहा है। पहले तो पाकिस्तान में ये सिफारिश की जो चीजें हैं, जो सिफारिश पे जितनी भी पोस्टें दी जाती हैं, जितनी भी भर्तियां की जाती हैं और जितने भी अफसरान को, चाहे वो पीएसपी अफसरान हैं या ब्यूरोक्रेट हैं, जो भी हैं, उनको पहले तो मेरिट पे लगाना चाहिए ताकि पता चले। और इन तमाम लोगों के जितने भी ये ब्यूरोक्रेट हैं इनकी हर साल इनके जितने भी असासाजात हैं उनकी तमाम चीजें जो हैं वो जमा होनी चाहिए। आप देखें अगर कोई भी एक ब्यूरोक्रेट 17 में आके भर्ती होता है, जब 22 स्केल तक वो पहुंचता है वो अरबपति हो जाता है। होता वो एक गरीब घराने का लड़का है, किसी तरीके से वो भर्ती हो जाता है और जब रिटायरमेंट के करीब होता है तो वो अरबपति कैसे बन जाता है। जिस तरीके से हमारी जो ये अशराफिया है, जिस तरीके से हमारे ये सियासतदान है, 5 साल या 10 साल वो हुकूमत में रहते हैं और एक आम घराने के लोग होते हैं और उसके बाद जब वो उनका टेन्योर खत्म होता है तो उनके पास आते वो मोटरसाइकिलों पे हैं, रक्षों में हैं और जब वो जाते हैं तो लैंड क्रूजरें उनके पास होती हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये पाकिस्तान में बज़ाहिर मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि अनकरीब ये ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अभी आप देखें गुज़िश्ता दिनों जो ये गंदम स्कैंडल सामने आया है, मैंने पिछले भी स्टार्ट में बात की, 45 लाख टन गंदम का रिकॉर्ड जो है वो पंजाब से गायब है। सिंध से जो है वो 6 लाख टन गंदम जो है वो गायब है। गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और फिर उसके बाद उनके साथ सेटल डाउन हो जाएगा। कुछ पैसे वो महकमे को जमा करा देंगे, उसके बाद उनके रिलीज कर दिया जाएगा। ये पाकिस्तान में होता है। नैब भी जिसको गिरफ्तार करती है उसके बाद उसके साथ बैठ के अरबों रुपए की उसने करप्शन की होती है, करोड़ों रुपए लेके उसको रिलीज कर दिया जाता है। तो ये जब तक ये सिस्टम चलता रहेगा तो तब तक ये तमाम बेज़ाब्तियां, ये तमाम करप्शन के जो इल्जामात हैं, गिरफ्तारियां, ये चीजें लगी रहेंगी और ये सिस्टम जो है किसी तरीके से सही होने वाला नहीं है। हम देखें एक आम पाकिस्तानी को आपने प्रोग्राम में बात की कि 8,000 रुपए पे एक बंदा जो है वो घर चला रहा है। अगर हम मिसाल लें 500 रुपए उसके घर का डेली का खर्चा है, जिसमें हम बिजली का बिल भी लगा लें, बच्चों की फीसें भी लगा लें, खाना पीना भी लगा लें, उसके आप हमें कौन सी पाकिस्तान में लेकर जा रहे हैं? पुराने पाकिस्तान मैं मिसाल दे रहा हूँ जी। मतलब 8,000 में तो गुजारा नहीं होता। ये अगर जिसने भी ये बात की है या तो वो 8,000 धर्म कह रहा होगा, रियाल कह रहा होगा, डॉलर कह रहा होगा। पाकिस्तानी रुपयों में तो ये गुजारा होना मुश्किल है। अगर 500 रुपया अगर हम मिनिमम भी लगाएं कि कोई एक बहुत गरीब इंसान जिसका 500 रुपए डेली का खर्चा है वो भी 15,000 रुपए बनते हैं। तो ये अगर इनको इतनी ही पाकिस्तान की फिक्र है और ये 8,000 रुपए पे ये लोग गुजारा कर सकते हैं तो अपने MPs MNAs की तनख्वाहें जो हैं वो कम करके 50,000 रुपए कर दें। हम इनको ये नहीं कहते कि 8,000 रुपए पे आप गुजारा करें। आप लोगों के जितने भी घरों में मुलाजिम हैं, जितने भी आप लोगों के साथ गार्ड फिर रहे हैं, वो तो आप लोगों ने इदारों से लिए हुए हैं, महकमों से लिए हुए हैं, तो फिर 8,500 में गुजारा कीजिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये किसी एक MPA या MNA का जो बयान है वो सामने नहीं आया, वो वक्तन फवक्तन बहुत सारे इस तरह के लोग के बयान जो हैं
वो देते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का। सियासत का शोर तो आज हमने डिस्कस किया, लेकिन उसके साथ साथ सड़कों पर हमें पहिए भी रुकते नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ ये जो हड़ताल है गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की, चौथे रोज में दाखिल तो हुई और हुकूमत इसका कह रही है कि 80% मुतालिबात जो हैं वो मान लिए गए हैं। जो शय खौरनोश की कीमतें जो बढ़ी है, जो महंगाई में इजाफा हुआ है, इसको फौरी तौर पर देख लिया जाए, नहीं तो ये इतना बढ़ जाना है कि फिर हुकूमत के कंट्रोल से चीज़ें जो हैं वो बाहर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया शकील किरार साहब, डॉक्टर इमरान, सरदार फिजान और सायरा जी, आप सभी हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ अपनी मेज़बान आकाशा यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।